Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, in this session, we are going to talk about IFSC Gift City, Gandhinagar, Gujarat, right? So, everybody knows about this particular institution. So, IFSC ये जो अभी एक नया regulator बनाया गया, ठीक है? So, basically, the motive of this particular organization and institution is to facilitate इंडियाज इंटरेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पिछले काफ़ी समय से काफ़ी सारी चेंजेस यहाँ पे देखे गए हैं, ठीक है. एंड हर एक एग्जामिनेशंस के अंदर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशली अबाउट IBUs. ओके, सो IFSC बैंकिंग यूनिट्स, उनसे रिलेटेड जो गाइडलाइंस या अदर्स हैं जो आपको एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है. सो यूनिट नंबर 9 विच इज IFSC, or which is known as International Financial Service Center, which is part of GIFT City, Gandhinagar, Gujarat. Right. So let's have a look about the course content. Then we will discuss these particular thing in detail. So basic introduction about the IFSC, scope of IFSC in India, opportunities at GIFT City, guideline for setting up IFSC banking unit, which is IBU, the most important part. Role of IFSC, again, regulatory framework, very important. Permissible activities, again important. Relaxation for FPI, foreign portfolio investors, entities at GIFT City, right? So this is the course content. बहुत छोटा सा यूनिट है, और इस यूनिट के बेनिफिट क्या है कि लाइक इट विल टेक अराउंड 30 to 35 minutes to understand this particular unit, and every time in examination there are some certain areas जो आपको बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है. तो वहीं से हम लोग उनको काफी अच्छे से समझ लेंगे. इट्स अ काइंड ऑफ वन टाइम स्टडी. कुछ चीजें आपको जो IBU के संबंध में जो गाइडलाइंस हैं, तो आपको वो गाइडलाइंस याद रखनी होंगे, ठीक है. एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी मेमोराइज दोज पर्टिकुलर एरियाज आल्सो. सो फर्स्ट वन इज IFSC, ठीक है. IFSC है क्या, ठीक है. सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. A means authority, ठीक है. जैसे it is a kind of we can say it is a uniform regulatory for the foreign investors, right? जैसे let's say if any foreign investors who is investing in our country, so we have multiple regulators, like for sector wise, for insurance we have IRDA, for banking we have RBI, for pension funds we have PFRDA, for in case of capital market we have SEBI. तो हर एक एरिया को, अब जैसे कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है, सो दे हैव टू, एक तो उनकी कंट्री के रेगुलेटर्स, दूसरा हमारी. तो वो जो इंटरेक्शंस आपका था ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको स्मूथ किया गया विद द हेल्प ऑफ IFSC, ठीक है. तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म रेगुलेटर आपका बनाया बाय पासिंग IFSC एक्ट, फर्स्ट थिंग. दूसरा मतलब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, सो दे डू नॉट हैव टू गो फॉर डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटर्स इन अदर्स, एक ही के साथ इंटरेक्शन होगा. दूसरा, जो स्टैंडर्ड्स आपके हैं, जो गाइडलाइंस आपके हैं IFSC के, दे आर एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है. तो जो इंटरनेशनल IFSCs में आपका फॉलो होते हैं, वही यहाँ पे भी ऑलमोस्ट रखा गया. सो जिससे हम लोग इंटरनेशनल और आपका जो डोमेस्टिक का इंटरेक्शन आपका हो रहा है, उसको काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन यहाँ पे किया गया, ठीक है. So India's first IFSC, which is located in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat, and it is the first and only one, ठीक है. अभी हमारे पास जो एक ही है, ठीक है. अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपको एग्जामिनेशंस में टेस्ट किए जाएंगे, तो उनके ऊपर हम लोग आएंगे, ठीक है. सो एज द डायनेमिक नेचर ऑफ बिजनेस इन IFSC require a high degree of inter-regulatory coordination with the financial sector. The IFSCA has been established and unified as a unified regulators with a holistic vision in order to promote ease of doing business in IFSC and provide world class regulatory environment, ठीक है. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन, ठीक है. तो कहीं ना कहीं आपका जो चारों रेगुलेटर्स है, पांचों रेगुलेटर्स है, उनका एक कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ जो यहाँ पे आपका लाएगा. एंड द आइडिया इज कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे कंट्री में है, या जो इन्वेस्टर्स आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको आपका फैसिलिटेट किया जा सके और उनकी जर्नी को थोड़ा सा आसान बना सके, ठीक है. अगर उनकी जर्नी आसान होगी, सो अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, सो दे विल मेक मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट. दूसरा, अगर कोई ODI है, ठीक है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लाइक बीइंग अ इंडिविजुअल या बीइंग अ फर्म, इफ समवन हु विश टू इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया, तो उनके लिए भी
they can also use this particular platform through foreign currency accounts, जो हमने पास्ट में भी आपका डिस्कस किए थे, ठीक है। आईएफएससी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका जो ट्रेडिंग होती है, जो एक्टिविटीज या जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इट इज अदर देन आईएनआर, ठीक है। आईएनआर के मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स सारी ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे आपका फॉरेन करेंसी के अंदर, ठीक है। सो आईएफएससीए हैज बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन 27th of April 2020 under the IFSCA Act 2019. Its headquarters is located in Gift City, Gandhinagar, Gujarat. So, such center deal with flow of finance, financial product and services across borders with emphasis on the following areas. तो यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड ए टू जी जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारी आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेट्स हैव अ लुक। सो फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट्स, asset management and global portfolio diversification undertaking by pension funds, insurance companies and mutual funds, wealth management services, global tax management and cross border tax liability optimization with which provide a business opportunity for financial intermediaries, accountants and law firms, ठीक है। इसके अलावा global and regional corporate treasury management operations that involve fundraising, liquidity management and management of asset liability matching, ALM जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। Risk management operations such as insurance and reinsurance business, merger and acquisition activities among transnational corporations. So these are some major activities which you'll see in these IFSC centers, ठीक है। So, role of IFSC. The IFSC is a unified authority for the development and regulations of financial product, financial services, and financial institution. Unified means it's a combination of, मतलब जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, सेबी की, इरडा की, पीएफआरडी की, वो सब आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। इन द इंटरनेशनल सर्विस सेंटर IFSC in India at present, the GIFT IFSC is the median international financial service center in India. Prior to the establishment of IFSCA, the domestic financial regulators, namely RBI, SEBI, IRDA, PFRDA, regulate the businesses in IFSC. तो ये IFSCA एक्ट आपका, ठीक है, जो था उसको पास करने से पहले चीजें आपका जैसे नॉर्मल मार्केट में होती थी वैसे ही आपका आईएफएससी में इन रेगुलेटर्स का रूल था। अब हमने क्या किया, सारे रेगुलेटर्स के जो बेसिक गाइडलाइंस, जो कॉमन गाइडलाइंस है, उनको मर्ज किया और हमने एक एक्ट पास किया, आईएफएससी एक्ट 2019 आपका, जहां पे कहीं ना कहीं हमने एक आपका कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहा है तो उसके लिए जो रूट है उसको काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया, ठीक है। और इवन खाली आपका गाइडलाइंस के बारे में नहीं है ये चीज, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, उन गाइडलाइंस को लेके आएगा और बहुत सारे रिलैक्सेशंस आपका जो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज की अगर हम लोग बात करें, एक्सेस टू लार्ज हिंटरलैंड इकोनॉमी, access to international market, connecting 30 million strong Indian diaspora, which has a combined worth of 3 trillion to India through the IFSC, inbound and outbound gateway for international financial services, potential to be leading destination for global in-house centers with a globally competitive cost structure, attracting global talent to the world-class fintech hub in Gift City, emerging as leading hub for fund administration. एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसे सेंटर दुनिया भर के अंदर बहुत सारी कंट्रीज में आपको मिलेंगे जिन्होंने मतलब ऑलरेडी ये ऐसे सेंटर्स आपका स्टेब्लिश किए कि उनकी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए या जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बढ़ाने के लिए आपका ऐसे सेंटर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है। आईएफएससी सेंटर्स आपको दुनिया भर में मिलेंगे। तो इंडिया का जो पहला आपका स्टेब्लिश किया गया, और अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडिया सबसे मेजर डेस्टिनेशंस में से एक है। तो जो आपका कहीं ना कहीं आप एक काइंड ऑफ लिबरलाइजेशन आप इसको बोल सकते हैं इन टर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जिससे चीजों को काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया गया और मोटिव आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। सो दीज आर सम एक्टिविटीज विच यू विल सी इन आईएफएससी, ठीक है। सो आईएफएससी या बिजनेस एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करते हैं क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, तो आप जब आप इस लिस्ट को गो थ्रू करेंगे डायरेक्टली आईएफएससी की वेबसाइट से मैंने ये लिया, ठीक है, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर आज के डेट में
जो भी चीजें होती हैं वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे बैंकिंग में आपका इंडियन बैंक एंड फॉरेन बैंक, ठीक है। सो इंडियन बैंक दे कैन ओपन देयर ब्रांच, दे जनरली नोन एज IBU, और इवन foreign countries banks, they can also open their branches in this particular center, they are also known as IBUs, ठीक है, IFSC banking unit, so it can be Indian और आपका foreign। बट एक चीज आपका हमेशा ध्यान रहेगा कि एक बैंक का एक IFSC सेंटर के अंदर एक ही ब्रांच होगा, ठीक है। लेट्स से फॉर SBI आपका अभी जैसे हमारे पास गिफ्ट सिटी के अंदर एक ही है, तो उसका एक ही ब्रांच वहां पे रहेगा, एंड दैट ब्रांच विल बी कंसीडर्ड एज फॉरेन ब्रांच, ठीक है, ओवरसीज ब्रांच की तहत उसको कंसीडर किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे जो सारी ट्रांजेक्शन है वो किस में हो रही है, फॉरेन करेंसी के अंदर हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। कैपिटल मार्केट आपका जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ब्रोकर्स। इंश्योरेंस, इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर, इंडियन एंड फॉरेन री इंश्योरर, इंडियन एंड फॉरेन इंटरमीडियरीज। एमर्जिंग बिजनेस सेगमेंट्स जैसे आपका ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जहां पे गोल्ड सिल्वर में आपका ट्रेडिंग होता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड लीज फाइनेंस, आपका ग्लोबल फिनटेक हब्स, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, वेल्थ मैनेजमेंट, कस्टोडियल सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स। Other financial institution like finance company, global corporate treasury, international trade finance services and others. Professional services like asset management, support services, legal and compliance services, accounting and auditing services, consultancy services, trustship services. तो आपका बैंकिंग फाइनेंस के अंदर ऑलमोस्ट दुनिया भर में जो सर्विसेज होते हैं वो सारे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ आप सोचो जैसे बैंक है लाइक पूरे देश भर के अंदर फैले हुए हैं, ठीक है, या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज, इंश्योरेंस कंपनीज या अदर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक सिंगल प्लेस जहां पे सब कुछ आपका अवेलेबल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो एक्सेस हैं आपका, ठीक है, सो वो मल्टीपल चीजों में आपका डील कर पा रहे हैं, या जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं या जो भी यूजर्स हैं उनको सारी सर्विसेज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल रही होती हैं, ठीक है, विद द जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो काफी हेल्पफुल जो बनेगा, जो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा, राइट। सो की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर IBUs। अब IBUs क्या होते हैं? इन आपका IFSC बैंकिंग यूनिट्स, ठीक है। तो अगर आपके बैंक का कोई ब्रांच IFSC सेंटर के अंदर होता है, सो दैट विल बी नोन एज IBU, ठीक है। ये इंडियन बैंक भी हो सकता है या फॉरेन बैंक्स भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे होलसेल बैंकिंग, सारी जो चीजें आपके नॉर्मल लाइफ में होती हैं वो सब, जैसे ECB ट्रेड, फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, गारंटी, इंडेमनिटी, इक्विपमेंट लीसिंग, credit enhancement and insurance, credit participation in international trade finance services, participation in aircraft leasing, syndicate loan, ठीक है। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड मर्चेंट बैंकिंग, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स ऑफ IFSC exchanges, funding of alternative investment, custodian services, retail banking, private banking, wealth management, retail product आपका, ठीक है। इसके अलावा ट्रेजरी मैनेजमेंट आपका, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, डेरिवेटिव इन फॉरेक्स, क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट, कंसोलिडेटेड ग्रुप वाइड डेरिवेटिव ट्रेडिंग आपका, ठीक है। अदर अपॉर्चुनिटीज लाइक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, ट्रस्ट एंड फिड्यूसरी सर्विसेज, आपका रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। नाउ यू कैन सी कि एक सेंटर आपका, अब तो आपको क्या हो रहा है कि बाहर ब्रांच ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, मतलब ब्रांचेस का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए। सो जैसे कोई इंडियन बैंक है या कोई फॉरेन बैंक है आपका जो अपनी बेसिकली सर्विसेज को इंडिया में लेके आना चाहता है या देना चाहता है, या इंडियन बैंक्स आपका अपने काइंड ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस विद इन इंडिया आपका स्टेब्लिश कर रहे होते हैं, राइट। सो IFSC के अंदर जो ब्रांचेस होती है बैंक की, जिनको हम लोग IBUs के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो होलसेल बैंकिंग आपका, कैपिटल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, जैसे अभी हमने पढ़ा सेम चीज आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। सो दीज आर सम मेजर अपॉर्चुनिटीज which are generally provided by IBUs, which are bank branches of Indian bank and foreign banks, which are located in IFSC center, ठीक है। so इनको हम लोग क्या बोलते हैं, IFSC banking units। अब IFSC banking unit स्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस आपके हैं, ठीक है। सो देर आर सम मैंडेटरी गाइडलाइंस अंडर IFSCA Act 2019, and there are some guidelines which with reference to the home regulators, like in case of India it is RBI।
तो वो थोड़ा सा आपका समझेंगे, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, सो एलिजिबिलिटी आपका किसके लिए, आईबीयू के लिए, ठीक है। सो गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप ऑफ आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, इफ सम बैंक्स, जैसे कोई भी आपका इंडियन बैंक है या फिर आपका फॉरेन बैंक है, अगर वो अपनी ब्रांच आपका स्टेब्लिश करना चाहते हैं आईबीयू के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बैंक का सिर्फ एक ही आपका ऑफिस होगा या एक ही आईबीयू होगा एक आईएफएससी सेंटर के अंदर। हाँ, अगर जैसे एक कंट्री में, जैसे इंडिया में कल के डेट में एक और आईएफएससी खुलता है, तो वहां पे आप अपनी एक और ब्रांच स्टेब्लिश कर सकते हो, बट एक आईबीयू के अंदर आपका एक ही ब्रांच होगा। उस ब्रांच को स्टेब्लिश करने के लिए एक वो ब्रांच आपका एज अ फॉरेन ब्रांच काउंट की जाएगी आपके बुक्स में, ठीक है, क्योंकि सारी डीलिंग्स आपका फॉरेन करेंसी में होगी। दूसरा, उस ब्रांच को स्टेब्लिश करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जो आपके स्क्रीन पे है। पहला, इंडियन बैंक, bank in public sector and private sector authorized to deal in foreign exchanges will be eligible to set up IBUs आपका, ठीक है, जैसे ऑथराइज डीलर्स का जो सर्टिफिकेशन होता है वो। ईच एलिजिबल बैंक वुड बी परमिटेड टू सेट अप ओनली वन IBU इन ईच IFSC, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बात बोली भी गई है, ठीक है। लाइसेंसिंग आपका, eligible bank interested in setting up IBUs will be required to obtain permission from permission of RBI for the opening IBUs। अब इसका मतलब ये नहीं कि licensing will be under IFSC Act 2019, मतलब you have to take no objection certification from RBI, ठीक है। सो अगर जैसे SBI है, सो फर्स्ट SBI दे हैव टू टेक NOC फ्रॉम RBI, आपको NOC लेना पड़ेगा RBI से, और जो लाइसेंस इशू किया जाएगा दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद IFSC, IFSC वो लाइसेंस आपको देगा, ठीक है। फॉर मोस्ट रेगुलेटरी पर्पजेज एन IBU विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद द फॉरेन ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक, इंडियन बैंक के केस में आपका जो ये होगा। एंड अगर हम लोग कैपिटल की बात करते हैं, हाँ ये पॉइंट इसमें है, ठीक है। सो द पेरेंट बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ मिनिमम कैपिटल ऑफ 20 million US dollar और इक्विवेलेंट्स in any foreign currency to its IBU which should maintain it all time, ठीक है। तो जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट इज हाउ मच, आपका 20 million US dollar और इक्विवेलेंट्स मींस आपका अगर वो किसी और करेंसी में है, ठीक है, डॉलर के अलावा, ठीक है। रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है, सो इनको CRR SLR मेंटेन नहीं करना होता है, ठीक है। So the liability of IBU are exempted from both CRR and SLR requirements of RBI. They have to maintain one another reserve which is known as retail deposit reserve at 3%, ठीक है, वो भी इसमें मिलेगा, ठीक है। So resources and deployment, the funds raised will be from non-resident and overseas branches, ठीक है, जो पैसा यहाँ पे होगा। रिसोर्सेज एंड डिप्लॉयमेंट्स, ओके, ये हमने डिस्कस किया। डिप्लॉयमेंट आपका सोर्सेज विल बी क्या हो गया आपका, ओवरसीज, ठीक है। सो द फंड रेज विल बी नॉन रेजिडेंट एंड ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक। Deployment of fund can be with both person resident in India as well as person resident outside India. However, deployment of funds with persons resident in India shall be subject of FEMA provisions आपका, ठीक है। जो resources and deployment, ठीक है, source of funds क्या होगा और आपका deployments कहाँ कहाँ पे वो पैसा आपका डाला जा सकता है। Operational aspect, कैश ट्रांजेक्शन इन सेविंग बैंक अकाउंट्स आर नॉट परमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगी और ना ही आपका सेविंग अकाउंट्स परमिट होंगे, ठीक है, पहली चीज। डिपॉजिट कैन बी मेंटेन इन करंट अकाउंट्स एंड टर्म डिपॉजिट। Indian KYC, AML, and delinquency norms are applicable on this. Deposit with IBU are not insured under DICGC, ठीक है। सो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, DICGC, ठीक है। सो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अंदर ये डिपॉजिट सिक्योर नहीं होंगे। करेंसी विल बी अदर देन INR, ध्यान से सुने इस वर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी करेंसी आपका होगा दैट विल बी अदर देन INR, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन आपके होंगे। सेविंग अकाउंट्स आर नॉट परमिटेड, कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट परमिटेड, चेक फैसिलिटीज आर नॉट परमिटेड, सारी ट्रांजेक्शन क्या होंगी, ऑनलाइन तरीके से होंगी, ये सब चीजें जो आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। सो कुछ बेनिफिट्स आपका, ठीक है। सो की इनेबलर्स फॉर IBUs इन IFSC, अगेन आपका फ्रॉम द वेबसाइट ओनली, ठीक है। कॉम्पिटिटिव टैक्स regime, compliance with prudential directions and instructions issued by home regulators,
अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, ठीक है, और आईएफएससी, ठीक है। मतलब जो बैंक स्टेब्लिश करने की जो गाइडलाइंस होती हैं, जैसे अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो आरबीआई की सर्टेन गाइडलाइंस है व्हेन यू ओपन अ न्यू ब्रांच और ओवरसीज ब्रांच, तो वो गाइडलाइंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। कुछ एरियाज आपका जहां पे यू हैव टू फॉलो आईएफएससी गाइडलाइन, जहां पर उन्होंने क्लियरली आपका बोला कि हाँ दिस यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज जो होम रेगुलेटर की चीजें आपकी होंगे वो आपको उस हिसाब से चीजें मेंटेन करनी होंगी। मिनिमम कैपिटल नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो एंड liquidity coverage ratio can be maintained at parent bank level after taking approval from IFSC, ठीक है। तो ये जो आपके सारे रेशियोज हैं, ठीक है। IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। इसके अलावा रेजिंग ग्लोबल कैपिटल एट कॉम्पिटिटिव रेट, ठीक है। कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनबोर्डिंग कॉर्पोरेट एंड रिटेल क्लाइंट्स, लिवरेजिंग ग्रोथ ऑफ दिस इज बेसिक लोअर मैन पावर कॉस्ट, आपका यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे सारे कॉम्बिनेशन, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जो आपका इंटरनेशनल आपका गोल्ड और सिल्वर मार्केट होता है, बुलियन उसी को हम लोग बोलते हैं, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की अगर हम लोग बात करें, इंडियन एंड फॉरेन बैंक इंटेंडिंग टू सेट अप an IBU in IFSC required to obtain license from IFSC, ये मैंने आपको पहले बताया। So you have to take no objection certificate from your home regulators. Licensing will be based on that NOC and credit guarantee which is provided by the parent banks. So now you'll opt licensing from the IFSC, ठीक है। Maintain necessary regulatory capital minimum 20 million US dollar at the parent bank level, हमने डिस्कस किया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन फ्रॉम होम रेगुलेटर्स इन केस ऑफ इंडिया आरबीआई, लेटर ऑफ कंफर्ट विद फ्रॉम पेरेंट बैंक रिगार्डिंग लिक्विडिटी एंड रिसोर्सेज सपोर्ट आपका आरबीआई आईबीयू के लिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशंस के लिए। रीजन वो आपको ऐसी स्टेटमेंट देगा जिसमें से एक गलत होगा, आपको उसको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो आप जैसे वो आपको ये दे सकते हैं कि लेटर ऑफ कंफर्ट फ्रॉम आरबीआई विच इज अ रॉन्ग वन, ठीक है। आरबीआई कोई भी किसी भी प्रकार का लिक्विडिटी या अदर्स इनके संबंध में आपको गारंटी नहीं देगा। इट विल बी इशूड बाय योर पेरेंट बैंक, जैसे एसबीआई के द्वारा इशू किया जाएगा फॉर देयर आईबीयू, ठीक है। IBU are not required to maintain SLR and CRR. IBU are required to maintain LCR and net stable funding ratio at IBU level, ठीक है। तो जो आपका LCR है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, या आपका NSFR, ठीक है, आपका नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये आपको IBU लेवल पे मेंटेन करना है एज पर दी प्राइमरी गाइडलाइंस, बट इट कैन बी मैनेज ऑन योर बैंक लेवल, ठीक है। आप इसको बैंक लेवल पे मेंटेन करना कर सकते हैं, बट फॉर दैट पर्टिकुलर वन यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आईएफएससी, ठीक है। हाउएवर द सेम मे बी मेंटेन एट पेरेंट बैंक लेवल आपका विद आईएफएससीए परमिशन। तो ये सारी गाइडलाइंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं, लिवरेज रेशियो फॉर आईबीयू मे बी मेंटेन बाय द पेरेंट बैंक्स and at the level of specified by the home regulators and subject to regulations applicable to the parent banks आपका, ठीक है। जैसे लिवरेज रेशियोज के संबंध में जो हमारी गाइडलाइंस है बैंकों के लिए, एंड बैंक जो भी पेरेंट बैंक है, जैसे एसबीआई का हम एग्जांपल लेके चलें, तो इसको इस ब्रांच का भी वो अपने बैंक लेवल पे मेंटेन करके रख सकता है, ठीक है। IBU are required to maintain retail deposit reserve ratio on a daily basis at 3% of the deposit raised from individual outstanding at the end of previous working day, ठीक है। ये आपका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे हमने समझा कि इनको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, तो इनको एक रेशियो मेंटेन करना होता है, दैट इज नोन एज रिटेल डिपॉजिट रिजर्व रेशियो। कितने से? 3% से, ठीक है। और कहां किस पे? आपका डिपॉजिट रेज फ्रॉम इंडिविजुअल्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस वर्किंग डे। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग आपका, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट वर्किंग डे में टिक कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। IBU are required to comply with the prudential directions and instructions issued by their home regulators unless otherwise specified by the IFSC. तो जो एक नॉर्मल बैंक के लिए आपका गाइडलाइंस होती हैं होम रेगुलेटर्स की, वो फॉलो होंगी। अगर कुछ एरिया जहां पे स्पेसिफाई किया गया वो आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। IBU कैन अंडरटेक ट्रांजेक्शन। अब एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें, परमिसिबल एक्टिविटीज एट IBUs, ठीक है।
So IBU can undertake transaction with resident for deployment of funds through कौन सा आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है, रेजिडेंट्स के लिए. नॉन रेजिडेंट एंटिटीज और अदर देन इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल रिटेल कस्टमर्स फॉर बोथ रेजिंग रिसोर्सेज और डिप्लॉयमेंट्स ऑफ फंड्स. ऑल ट्रांजेक्शन शैल बी इन करेंसी अदर देन INR. ये मैं आपको बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है. IBU can deal with wholly owned subsidiary and joint ventures of Indian companies registered abroad. ठीक है, तो जो इंडियन आपका जॉइंट वेंचर्स या होली ओन सब्सिडरीज हैं उनके अकाउंट्स को भी हैंडल कर सकते हैं. IBU आर नॉट अलाउड टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट, ये हमने पहले भी पढ़ा था. दे कैन ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ यूनिट ऑपरेटिंग इन IFSC एंड नॉन रेजिडेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू फैसिलिटेट देयर इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शंस. They can open foreign currency account including escrow accounts of their corporate borrowers subject to FEMA guidelines. ठीक है, again very important one. No check facility will be available for the holders of the accounts in the IBUs. All transactions are to be done through bank transfer. So there is no check facility, no cash transactions, only bank transfers will be allowed. ठीक है. IBU are permitted to undertake factoring and forfeiting of export receivables. फैक्टरिंग फॉरफिटिंग हमने समझा था, तो ये उसमें डील कर सकते हैं. IBU shall obtain prior approval of RBI for offering derivative products आपका, ठीक है, अगर वो डेरिवेटिव में डील करना चाहते हैं, so they have to take approval from RBI. IBU are allowed to open foreign currency escrow accounts of Indian resident entities for the purpose of temporarily subscription of GDR and ADRs issues until issuance of receipt आपका, ठीक है. इसके अलावा IBUs are allowed to act underwriter, arranger of INR denominated overseas bond issued by Indian entities in overseas market. Exposure ceiling for IBU shall be 5% of the parent bank tier 1 capital in case of single borrowers and 10% of the parent bank tier 1 capital in case of group borrowers. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है. सो एक्सपोजर सीलिंग मतलब जैसे अगर कोई आपका किसी को वो लैंड कर रहे हैं, ठीक है, कोई उनसे आपका पैसा ले रहा है, सो इन दैट केस अगर वो सिंगल बोरोवर्स है तो जो टीयर 1 आपका जो पेरेंट बैंक है उसकी जो टीयर 1 कैपिटल है, जैसे सपोज दैट SBI जिसका टीयर 1 कैपिटल इज 1000 करोड़, सपोज दैट, ठीक है, 1000 करोड़ है, तो अगर कोई सिंगल बोरोवर्स आपका इनके IBU ब्रांच को जाता है, सो दे कैन गिव लोन अप टू 100 करोड़, ठीक है, सिंगल बोरोवर्स को आपका, सॉरी, सिंगल बोरोवर्स के केस में आपका इट इज हाउ मच 5%, ठीक है, सो दे कैन गिव लोन अप टू 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ तक का. एंड इफ दैट बोरोवर इज ग्रुप बोरोवर सो दे कैन गिव अप टू 10% आपका, ठीक है. सो ये दोनों ही आपका किसके साथ लिंक है, पेरेंट बैंक के उसके साथ. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें. All AML and CFT instructions issued by RBI will be followed. IBU will be registered and supervised by, regulated and supervised by the RBI. No liquidity support will be available to IBUs from the RBI. ठीक है, तो अगेन ये कुछ आपका गाइडलाइंस है. परमिसिबल एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें तो हमने आपका जैसे ये कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस जिनको आपको ध्यान रखना है. अगला, IBU would operate and maintain balance sheet only in foreign currency, ये भी ध्यान रखेंगे आपका, and will not be allowed to deal in Indian rupee except for having special rupee accounts for the purpose of defraying their administrative and statutory expenses. ठीक है, तो सारी ट्रांजेक्शन किस में होंगे, फॉरेन करेंसी में होंगे, ठीक है. बैलेंस शीट भी आपका फॉरेन करेंसी में, कुछ जैसे जो बेसिक आपका होता है ना खर्चे, जैसे आपके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी यूटिलिटी एक्सपेंसेस, बिल पेमेंट या अदर्स, उनके लिए आपको यू कैन टेम्परेरीली यूज दैट पर्टिकुलर वन. Such as operation transactions of unit of INR would be through authorized dealers. अब वो भी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू होंगे, ऑथराइज डीलर्स आपका, डिस्टिंक्ट फ्रॉम IBU. जो IBU ब्रांच है उसके थ्रू नहीं, बल्कि एक अकाउंट आपको जो ऑथराइज डीलर्स का होगा आपके साथ, ठीक है, which would be subject to the extent of foreign exchange regulations. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो चीजें रहेंगे, तो मतलब दे हैव टू बाय फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी, मतलब फॉरेन ब्रांच की तरह वो पहले आपका INR परचेज करेगा, उसके अकाउंट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करोगे. Permissible activities at IBUs, एक और लिस्ट. IBU are not allowed to participate in Indian domestic call market, notice and term money, forex market and money market, other onshore
मार्केट एंड डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे इनको अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। IBUs will be required to maintain separate nostro account with a correspondent bank, which would be distinct from nostro account maintained by the other branches of the same bank, ठीक है। तो जो बेसिक आपका nostro account होगा, जैसे SBI का nostro account है ABC बैंक के साथ इन US, जिसको और सारे ब्रांचेस एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर IFSC के थ्रू आपका एक्टिविटीज हो रही है IBU के थ्रू, सो IBU को एक्सेस नहीं होगा, दे हैव टू मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट्स, ठीक है। IBU में मेंटेन SNRR अकाउंट्स, ठीक है, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अकाउंट विद द डोमेस्टिक ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक, and these account must be funded only by foreign currency remittances through international channels, जिसमें क्या होता है, कौन से अकाउंट, NRE एंड आपका FCNR अकाउंट, FCNR अकाउंट, ठीक है। तो जब हमने ये टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे, तो उसमें SNRR अकाउंट बेसिकली जो NRI जिनका जो बिजनेस चल रहा है इंडिया के अंदर, तो उस उनके ट्रांजेक्शन्स को आपका करने के लिए SNRR अकाउंट ओपन होता है फॉर 7 years, तो ये उसको भी आपका हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आप दूसरा, इट इज अ रुपी डोमिनेटेड अकाउंट, सो वहां पे जो फंड ट्रांसफर्स एंड अदर्स हो रहे हैं, दे आर जनरली इन फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज एंड दे आर फुली रिपेट्रिएबल बेसिस, राइट। नेक्स्ट वन, relaxation for FPI. Again, this point is very important. Again, relaxation for FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, अगर वो नॉर्मल मार्केट में आपका ट्रेड करते हैं, मतलब सेबी रजिस्टर्ड FPIs हैं, अगर वो एक नॉर्मल मार्केट में है और अगर वो आपका IFSC में, तो उनके लिए बहुत सारे रिलैक्सेशन सेट किए गए, खासकर आपका जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, तो उससे सारे यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। So SEBI has permitted FPI registered in India to trade on exchange operating in GIFT City, ठीक है। तो उसने जो ऑलरेडी रजिस्टर है, आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, पहली चीज। FPI are also allowed to trade in commodity derivative on the IFSC exchange, ठीक है। Companies do not pay, they do not need to pay STT and CTT ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कंपनीज आपका जो फैसिलिटेट करते हैं, वो आपका STT and CTT चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। All exchange operate 24 hours, sorry, ठीक है, 24 hours a day, and FPI permitted to operate without any additional documentation, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हुआ है, अब आपको उसके लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। Waiver of short-term capital gain tax on derivative trade, at present FPI pay 30% or as short-term capital gain। अब देखो ये बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन है, ठीक है, कि अगर आप नॉर्मल मार्केट में ट्रेड करते हो, सो यू हैव टू पे 30% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपने सिक्योरिटीज खरीदी 1 लाख की, 1,50,000 की बेची, 50,000 पे 30% आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स पे करो, यहाँ पे वो आपके पास नहीं लगेगा, ठीक है। allowing retail investor for the liquidity management, तो अगेन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो कुछ की पॉइंटर्स आपका, जैसे मैं हर एक यूनिट के पीछे रख देता हूँ, जो आपको जल्दी से चीजों को रिवाइज करने में भी हेल्प करेंगे और एग्जामिनेशन के दौरान भी आपको हेल्प करेंगे। जैसे पहला आपका IFSC, सो IFSC का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। Creating a strong global connection while focusing on the requirement of the Indian economy, serving as an international financial platform for the entire region and global economy, then to facilitate doing a business in the IFSC and offer a world class regulatory environment, जो हमने ओवरऑल आपका पढ़ा उसका काइंड ऑफ समरी, राइट। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज आपका ये हमने डिस्कस किए थे, सो हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर अवेलेबल एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर, ठीक है। सो एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा इंडियन बैंक, इंडियन एंड फॉरेन बैंक intending to set up IBU in IFSC required to obtain licensing from IFSC and they have to follow these guidelines। तो ये जो जितने भी गाइडलाइंस मैंने आपको पढ़ाए थे, उन सबको एक पेज में आपका समराइज करके आपके लिए यहाँ पे रखा गया हुआ, तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपका रिविजन पर्पस के लिए ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एक्सपोजर लिमिट हमने बात किया, फॉर इंडिविजुअल 5% एंड आपका ग्रुप 10%, जो इसके ऊपर क्वेश्चन था, तो स्पेशल रिस्पेक्ट इसको दिया गया इस पार्ट को, ठीक है। चलो इसके अलावा रिटेल डिपॉजिट रेशियो आपका SLR CRR मेंटेन नहीं करना होता है, सो रिटेल डिपॉजिट रेशियो 3% का मेंटेन करना होगा, ठीक है। एंड की बिजनेस एक्टिविटीज आपका क्या थी, होलसेल बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इसके अलावा रिटेल बैंकिंग एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। सो दीज आर कोर लाइक 4 कोर एरियाज जो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
Relaxation for FPI entities in at GIFT City. So these are some relaxations which we recently gone through, right? तो ये PDF फाइल शेयर विद यू, ठीक है, टेलीग्राम के थ्रू आपको PDF मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. सो यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम @GIB या CIB Prep ऑफिशियल, ठीक है, उसके थ्रू अगर आप सर्च करेंगे सो यू विल सी दिस पर्टिकुलर, ठीक है, GIB CIB Prep ऑफिशियल, और आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है. तो दिस इज इट. सो आई होप सबको समझ में आया होगा. काफी इंटरेस्टिंग मार्केट है ये, ठीक है, IFSC, और काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा यूनिट है. इट टुक अराउंड हाउ 35 मिनट, मैंने आपको बोला था 35 to 40 मिनट्स का आपका टाइम लेगा. सो 35 to 40 मिनट्स अगर आप इस पर स्पेंड करते हैं, आने वाले एग्जामिनेशन में यू विल मेक श्योर योर 1 मार्क्स, ठीक है, तो 1 or 2 मार्क्स ऐसे केस स्टडीज पे इस पे भी बना देता है इन अदर्स. बहुत सारी नई नई चीजें इसमें आपकी होती रहती हैं, तो वो आपको एग्जामिनेशन में टेस्ट किया जाएगा, ठीक है. तो नया आपका न्यूली बिल्ड है, तो नई नई चीजें आपकी होंगी, न्यूज में रहेगा, एंड देयर विल बी मोर चांसेस कि जहां पे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही कहते हैं दोस्तों. आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम विच इज 10 PM. हर दिन हम लोग आपका 10 PM एक 1 day 1 session 1 unit, ठीक है. सो एक दिन में एक सेशन एक यूनिट आपका, इस तरीके से हम लोग चलेंगे. सो नेक्स्ट 30-35 डेज में हम लोग BFM कवर कर लेंगे. उधर दिशा मैम आपका सैटरडे संडे अभी वो कर रहे हैं, सो वेरी सून शी विल ऑल्सो इंक्रीज हर टाइमिंग, ठीक है. तो इस तरीके से BFM BRPL इनका कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं. देन ये खत्म हो जाएंगे, आपका कुछ और लोग हमें ज्वाइन करेंगे, तो वो आपका जो अदर सब्जेक्ट है उनको भी कवर अप करेंगे, ठीक है. तो अब ऐसा ना हो कि आप रिलैक्स होकर पहले बैठे रहो और जब टाइम आएगा तब आपका और उनको एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ नहीं होता कुछ भी, ठीक है. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है, सो यू हैव टू वर्क ऑन दीज पर्टिकुलर एरियाज. ओके, सो आज के लिए इतना कहते हैं. दिस इज दैट फ्रॉम माय साइड. कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर, अगर पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा. तो दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.